Can you hear me, guys? A very good afternoon. How are you today? So yes, you guys are correct here. We are having some going to have some questions here. उन पर हम बात करेंगे आज. See, uh, with me, Shweta, Neha, Sabistan, Anamika, and Neha. Okay, okay. So आप लोग correct हो? आप लोग सही बता रहे हो? Ma'am, on 13th June at what time you took the TGT? Because 7 p.m. I joined, but class was not. 13th June. You are talking about PGT or TG? TGT was not done. Hi, Medhavi. You are late today. All right. See, देखो, which statement is not true about Mr. Jawaharlal Nehru? And you guys are super correct. Very nice. You guys are super correct here. आपने कहा कि आपने बताया मुझे कि नो देखो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट ट्रू है उनको हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज में ली, ये सही है. वो बैरिस्टर बने नेचुरल साइंस एंड लॉ के बाद में करने के बाद में, और इंडिया में वो 1940 कैसे वापस आ सकते हैं? तब तक तो बहुत सारे कांड हो गए थे, है ना? तो वो इंडिया में वापस आए, इंडिया वापस आए 1921 में आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. और यहाँ पर वो किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से. सो यहाँ पे इंडिया में 1940 में नहीं 1921 में आए एंड यू गाइस आर करेक्ट. सो आपको यहाँ पे मिलते हैं 1 मार्क्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. विच बुक इज नॉट रिटन बाय नेहरू? नेहरू ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? बताओ. क्या कह रहे हो? पीजीटी इंग्लिश के लिए जो ग्रामर पूछे जाएंगे वो पढ़ाएंगे. हाँ, मैं पढ़ा दूंगी. अगर कोई भी देखो आने वाले एक हफ्ते में अगर किसी ने इनिशिएट नहीं किया आपको ग्रामर पढ़ाने के लिए, सो मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी. ठीक है. हाँ, जो ग्रामर आएगी वो मैं पढ़ाऊंगी. बताओ. वेरी नाइस. एवरीबडी इज सेइंग 4. छाया, सेबेस्टियन, श्वेता, मेधावी, नेहा. ओके, देखो मैं आपको बताती हूँ. न्यू इंडिया जो बुक लिखी है, देखो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिस्टर नेहरू ने लिखी है. ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मिस्टर नेहरू ने लिखी है. लेटर्स फ्रॉम अ फादर मिस्टर टू हिज डॉटर मिस्टर. न्यू इंडिया लिखी है एनी बेसेंट ने. किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने. एनी बेसेंट ने लिखी है न्यू इंडिया. ठीक है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? न्यू इंडिया. यू गाइस आर अच्छा, वो 20 मार्क्स के लिए वो मैं पढ़ा दूंगी आपको. आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो. अच्छा, अगर ग्रामर कोई निधि मैम अगर पढ़ा रही हैं, देखो अगर ग्रामर का क्लास आपका चल रहा है, निधि मैम पढ़ा रही हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर नहीं पढ़ा रही हैं तो मैं पढ़ा दूंगी. देखो मेरे से बात हुई थी, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ये चैनल. मेरे से बात हुई थी कि आपको सिर्फ लिटरेचर पढ़ाना है. ठीक है. तो आई गॉट अग्रीड दैट ओके आई विल टीच लिटरेचर. इसका ग्रामर जो होगा, जो इसका ग्रामर की आप बात कर रहे हैं, वो मैं. अच्छा, शी इज टेकिंग फॉर क्वालिफाइंग पेपर. ओके. ठीक है. ठीक है. एक बार उनसे बात कर लेती हूँ मैं इस बारे में. मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि इफ शी इज विलिंग टू टीच यू और नॉट. हो सकता है उनका मन हो पढ़ाने का. ठीक है. तो एक बार बात कर लेती हूँ. अगर नहीं होते तो उनके क्लासेस लगा देती हूँ मैं. एक बार आज ही मैं पूछ लेती हूँ. हाँ, नेहरू लिव्ड इन नैनी जेल. देहरादून की नैनी जेल में कितने टाइम तक रहे? मैं तो आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर एवरीथिंग. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज में. जब कोई बंदा ग्रामर पढ़ा रहा है ना, वो लिटरेचर पढ़ा रहा है, सो वो सारी चीजों के लिए तैयार है. अगर उसने लिटरेचर पढ़ा दी ना, सो समझ लो. अब आप जो है उससे कुछ भी पढ़ लो. निधि मैम बोलिए वो सारा कवर करेंगी. पहले बेसिक होगा, उसके बाद. अच्छा, अगर अगर वो ऐसा बोल रही हैं, सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, इसमें जो राइट ऑप्शन है 14.5 months. दैट इज करेक्ट. ओके. 14.5 months. क्योंकि ये इतना टाइम था जब वो वहां रहे और वहां पे उन्होंने काफी सारी चीजें
ऑब्जर्व की, आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, तो या 14.5 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो उसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट। द इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज नेहरू गेट्स इन नैनी जेल। नैनी जेल, दून की नैनी जेल में जो उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिला वो क्या था? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखो नेहरू जो इम्पोर्टेंट प्रिविलेज नेहरू ने पाया वो यही था कि वो बाहर जा सकते थे। हालांकि उनका जो घर था, उनका जो सेल था, उनकी जो बैरक थी वो काफी स्मॉल थी, काफी छोटी थी, बट इवन देन ही कुड गो आउटसाइड टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद नेचर। तो वहीं पे आपको ए ऑप्शन लगाना है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्योंकि उन्होंने नेचर को देखा, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट्स थे, रोड्स थे, वहां पे नजर डाली तो उन्हें कुछ अच्छा फील हुआ। द ऑदर यूज टू कॉल फ्लाइंग फॉक्सेस किसे बोलते थे? व्हाट इज फ्लाइंग फॉक्सेस? शाबस्टन अनामिका बैट्स को बोलते थे। फ्लाइंग फॉक्सेस जो है वो चमगादड़ यानी बैट्स को बोलते थे, ये फ्लाइंग फॉक्सेस थे, बैट्स। What was the winters sometimes not pleasant in prison? कभी कभी विंटर्स जो है प्लेजेंट नहीं होती थी प्रेजेंट में, जेल में। इसका क्या रीजन था? ऐसा क्या था जो विंटर्स जो थी वो प्लेजेंट नहीं होती थी प्रेजेंट में, अच्छी नहीं होती थी? देयर इज नो पाथ ऑफ सनलाइट, या फिर देयर इज नथिंग टू ईट। ओके, अनामिका एंड साबिस्टन ने अगेन राइट आंसर दे दिया है। तो क्या होगा? देयर इज, हाँ ये हो जाएगा, देयर इज नो पाथ ऑफ सनलाइट टू कम इनसाइड टू मेक वार्म। ऑप्शन वन क्या है? देयर इज नो path of sunlight to come inside to make warm. ओके, देयर इज नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक नहीं होगा। ए, ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, देयर इज नो path of sunlight to come inside to make warm. Why did the prisoners so often observe the small animals around them? क्यों किया प्रिजनर ने ऑब्जर्व स्मॉल एनिमल्स को अपने आसपास? इनमें से कुछ क्वेश्चन शायद रिपीटेड होंगे, राइट? Due to loneliness and weariness, the prisoners often observe. They tries to make them involved in nature and also to let them interact with its habits. Okay, यहाँ पर ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों सही है। ड्यू टू loneliness and weariness, the prisoners often observe the small animals around them. They tries to make them involved in nature, also to let to interact with it. इतना ही है, तो इट्स बिहेवियर भी आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। हाउ डज नेहरू एक्सप्रेसेस इज कनेक्शन विद एनिमल्स इन एनिमल इन प्रिजन? ये जो हमारा चैप्टर है इसमें कैसे अपना जो कनेक्शन है वो बताते हैं। Anamika is saying four. Shaya is saying four. Yes, by observing the life of the animals, by giving them food to eat, by playing with them, and all are correct. यहाँ पे सारे correct है, okay? क्योंकि नेहरू जी ने ऑब्जर्व तो किया ही, उनको फूड भी दिया और उनके साथ खेले भी। इसका मतलब इन चारों की अपनी इंपॉर्टेंस है और चारों काम नेहरू जी ने किए। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाउ डिड नेहरू मैनेज नॉट टू फील लोनली इन देहरादून जेल? ये यही चीज बार बार आ रही है कि नेहरू ने लोनली कैसे नहीं फील किया, जबकि वहां पर तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। यहाँ पे आपका, नहीं, यहाँ पे वन ऑप्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एवरी जेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ देहरादून जेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन विल बी फाइन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि हाउ डिड नेहरू मैनेज टू फील लोनली इन देहरादून जेल। सो अगर हम सिर्फ देहरादून जेल की बात करते हैं तो ऑप्शन वन हमारा सही है। ही कुड सी हिमालयाज, पब्लिक रोड्स, गार्डन, ऑल from the confinement which made him get rid of loneliness, जो जिसने उन्हें अकेलेपन से छुटकारा पाने में उनकी मदद की। ठीक है, सो द राइट आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देहरादून इज ऑलवेज फेवर्ड बाय द रेन गॉड। इसमें रेन गॉड का क्या मतलब था?
ये गलत मत करना। देहरादून इज ऑल्सो फेवर्ड, ऑलवेज फेवर्ड बाय रेन गॉड। यहाँ पर रेन गॉड का मतलब यू गाइस आर स्मार्ट एनफ। हाँ, यहाँ पर रेन गॉड का मतलब था गाइस द मॉनसून रेन्स। यहाँ पर रेन गॉड का मतलब था द मॉनसून रेन्स। ओके, चलो। दे आर स्टॉकिंग ऑफ प्रे एंड चेजिंग ईच अदर लुक्ड इंटरेस्टिंग। उनका शिकार करने का तरीका और एक दूसरे को चेज करना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर नेहरू किसकी बात कर रहे हैं? लिजर्ड्स की, बैट्स की, ऑन्ट्स की, स्क्विरल्स की? बताना जरा, एंट्स की या स्क्विरल्स की? आंसर दे दिया क्या? वन 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 वन। लिजर्ड समझते ना? कभी देखा लिजर्ड्स? अरे नहीं, अरे पागल, लिजर्ड्स की बात कर रहे हैं। सुनो, देखो मैं बताती हूँ। वो घंटों छिपकलियों को देखा करते थे, गिलहरियों को नहीं। वो लिजर्ड को देखा करते थे, क्योंकि उनका जब वो अटैक करते ना, शिकार करते ना, तो जो कीड़ा दिखता है ऐसे जाता है और दूर से लिजर्ड जो है वो इतनी जोर से उस पर अटैक करते हैं और उसको पकड़ लेते। तुम लोगों ने नहीं देखा क्या? अरे कैसे, हमने तो बहुत देखा है। मतलब अभी तो लेजर्ड्स, चूंकि मतलब डरती हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब डरती नहीं हूँ, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करती हूँ, तो मैं भगा देती हूँ। बट अगर आप ध्यान से देखें तो वो इतनी तेजी से, कोई दूर कीड़ा उनके उनके दूर से जो कीड़ा जा रहा होता है उसको अटैक करते हैं। तो दे आर स्टैकिंग ऑफ प्रे एंड चेजिंग ईच अदर लुक्ड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर वो लिजर्ड की, छिपकली की बात कर रहे हैं, छाया, है ना? छिपकली की बात कर रहे हैं वो। तो छिपकली का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, खतरनाक काइंड ऑफ। हाँ, बैट्स का, बैट्स का मतलब तो पता है, बैट्स नहीं होगा, एंड्स भी नहीं होगा, स्क्विरल्स भी नहीं होगा, लिजर्ड्स विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गई? याद है आपको? एग्जैक्टली लिजर्ड लिखा है। हाँ, जरा ये बताना, ही फाउंड डैश इन ऑलमोस्ट ऑल द जेल्स लाइक दैट ऑफ दून, हियर दे वर थाउजेंड इन नंबर। यहाँ पर हजारों में थे, क्या थे? कबूतर, तोते, मोर, मोरनी। दो ऑप्शन तो हटा दो। मेधावी कह रहे मुझे भी डर लगता है, आई एम टू अफ्रेड। मतलब वो डर वाली बात अलग है, वो एक चीज होती है ना कि जैसे ही आप देखो, मेधावी, अनामिका, राकेश। अरे अच्छा, आप ये बताओ, सबसे ज्यादा संख्या में क्या है आपके, अभी भी आपके घर में? अब वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपके घर में सबसे ज्यादा संख्या में क्या है? भाई मेरे घर में तो अभी भी कबूतर है। आ, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, एसी के ऊपर अपना घर बना लेते हैं, और जहां बहुत सारे वायर होते हैं वहां अपना घर बना लेते हैं। ये कबूतर होते हैं, हर जेल में होते हैं, इनको पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। इनका सीन ही अलग है। सो द राइट ऑप्शन इज ना कबूतर, पिजन्स, मतलब कबूतर। कबूतर की अंग्रेजी नहीं पता क्या? तुम लोग तोते बता रहे हो। एक दिन पता है, मैं पिजन्स भूल गई। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रेगुलर चलती रहती है और आप भूल जाते हो अचानक से। एक दिन मैं पिजन भूल गई कबूतर की इंग्लिश। तो मैं बहुत देर सोचती रही, मतलब पूछा नहीं था मेरे से किसी ने, अगर कोई पूछता तो याद ही आ जाता। मैं सोचती रही कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोचती रही काफी देर तक, फिर बाद में याद आया, मतलब बाद में याद नहीं आया, फिर मैंने खुद ही बोला। इट्स ओके। हाँ, तो कबूतर, ये कह रहे हैं ही फाउंड कबूतर, pigeons in almost all the jails like of Doon, here they were thousand in numbers, so pigeons की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। एक मिनट गाइस। हाँ जी, इसमें बताना जरा, द स्पीच ऑफ राजेंद्र प्रसाद वाज ऑल अबाउट। जो राजेंद्र प्रसाद की स्पीच थी वो किसके बारे में थी? सोच के बताना ध्यान से। ये अब आ गए हम नालंदा पे। राकेश रंजन राय कह रहे हैं वन, नेहा थ्री। नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं कह रहे हैं, बताओ। जो स्पीच थी राजेंद्र प्रसाद की वो किसके बारे में थी? वो नालंदा। यस, वेरी नाइस। देखो,
उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि प्रिस्टीन ग्लोरी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसको रिकलेक्ट करना है। प्रिस्टीन का मतलब प्राचीन होता है, ठीक है, जो प्राचीन प्रतिष्ठा है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को, उसके रिवाइवल की बात कर रहे थे, ठीक है, उसके रिवाइवल की बात कर रहे थे। समझ आ रही है बात? अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टू रीसरेक्ट द आइडियाज ऑफ स्टार्टिंग। नहीं, रीसरेक्ट कोई भी आइडिया रीसरेक्ट नहीं करना होता है। रीसरेक्ट का मतलब कि पुनर्जीवित होता, किसी चीज को दोबारा से शुरू करना। सो यहाँ पर ना वन ऑप्शन आपका करेक्ट है, टू रिकलेक्ट द प्रेस्टीन ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड अर्ज ऑफ इट्स रिवाइवल, और लोगों से आग्रह किया कि इसके रिवाइवल के बारे में कुछ किया जाए। तो यहाँ पे नई यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही थी, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब तो हम मैंने गिने ही नहीं, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर सही किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे आपने सही कर दिए। चलो कोई बात नहीं, सही कर दिए तो क्या कर सकते हैं, होशियारी इतने हो। चलो ये बताओ, फाइंड आउट द राइट आंसर्स। राइट आंसर्स इसमें से राइट स्टेटमेंट जो है, राइट आंसर कौन सा है इसमें? ओनली वन इज करेक्ट, वन और टू आर करेक्ट, वन और थ्री आर करेक्ट, और ऑल आर करेक्ट। तो ये पढ़ो जरा, जिसमें जो भी आपको लग रहा हो वो आपको बताना है। नाउ टेक योर टाइम, टेक 1 or 2 minutes, लेकिन इसको आप पढ़ो। पहला कह रहा है इन द पास्ट नालंदा, इन द पास्ट मतलब पुराने समय में नालंदा एसोसिएटेड था लॉर्ड बुद्धा के साथ, महावीर एंड द ग्रेट अशोका, मतलब महावीर जैन और ग्रेट अशोक। इट हैड अ ग्रेट यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया कम टू स्टडी, ठीक है। दूसरा, चाइनीज ट्रैवलर लाइक फायान एंड 4th CAD एंड हुएनसांग इन 7th CAD हैव नरेटेड द ग्लोरीज ऑफ नालंदा। अब आप लोगों ने क्या बताया? सेबेस्टियन कह रहे हैं ओनली वन इज करेक्ट, और बाकी सारे कह रहे हैं ऑल आर करेक्ट। सो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यस, यू गाइज आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ये तीनों ही सही हैं। क्योंकि ये जो पास नालंदा एसोसिएटेड था उसमें बुद्ध भी थे, जैन भी थे, अशोक भी थे, ठीक है, सॉरी महावीर भी थे, अशोक भी थे। इट हैड अ ग्रेट यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, ये भी सही है, और ये थर्ड पॉइंट भी सही है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखो और ऑल आर करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ठीक है। इनमें से ही आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चंस जो है अब रिवील नहीं करूंगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, नालंदा में, नालंदा जो है उसमें नालंद में दा का मतलब क्या है? हाँ, ऑल सही, मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। हाँ, शांति, नालंदा, सर इट इज अ पीस ऑफ माइंड। नालंदा, इट इज द पीस ऑफ माइंड, इट इज पीस ऑफ माइंड, शांति। क्वेश्चंस कैसे हैं गाइस? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद, नालंदा यूनिवर्सिटी जब किसके, मतलब इस ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में को बनने में किसका सहयोग प्राप्त था, मतलब कैसे बनी, कैसे अस्तित्व में आई। वॉज बॉर्न विद का मतलब है कैसे अस्तित्व में आई, अस्तित्व में लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, ये पूछा गया है, कैसे अस्तित्व में आई। सो द हेल्प ऑफ अ किंग, द सब्जेक्ट्स ऑफ मुगल, मुगल प्रजा के लिए, या राजा की हेल्प से, या ब्रिटिश एम्पायर की हेल्प से, या पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन की हेल्प से। So Nalanda University was born with public charity and donation. Okay, always remember कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सबसे ज्यादा पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट था, उसी के थ्रू पूरा का पूरा मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। ओके, सो पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन, this point has played the main part in existing taken to the existence to Nalanda University. During Wensong विजिट, वेंसोंग की विजिट के दौरान नालंदा में क्या था? बताओ, ये सारे लोग बता दोगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग कह रहे हो कि क्लासेस से आंसर, क्वेश्चन के आंसर सॉल्व नहीं होंगे, जैसे कल कुछ शायद किसी ने गंदा कमेंट किया था, तो ये आप लोग कैसे इतना सही बता रहे हो? मैंने आपको बताया है, आपको टॉपिक की इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे, तभी तो आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो। मतलब एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे गड़बड़ नहीं हो रखा है, सारे क्वेश्चंस यू गाइस आर आंसरिंग करेक्टली, मतलब 10 on 10 दे रहे हो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि यू नो अबाउट द चैप्टर, अबाउट द थिंग्स, और इसी से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और एक बार मैं बहुत ही मतलब एक बार मैं पता करके बताती हूँ कि इसका जो ग्रामर का पार्ट है, हमारा जो ग्रामर है वो अगर निधि मैम नहीं पढ़ा रही होंगी तो उस पर भी हम चीजें आपके लिए लाने लगेंगे,
ठीक है, आज मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ, यहाँ पे नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर्स। एक्चुअली लिखा भी गलत तरीके से है, 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यस, नो नो, हाँ, ऑप्शन आपने 10 था, सेबेस्टियन ए ऑप्शन जो आपने बताया, मेधावी छाया। एनसीईआरटी से भी पूछेंगे, एनसीईआरटी के भी हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको। आज मैं वही चेक कर रही थी, एनसीईआरटी से अगर पूछते हैं। वैसे तो एक बात बताऊं, कुछ लोगों ने कहा है, जिन्होंने पेपर्स, मतलब कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों ने कहा है इस बात को कि नहीं, एनसीईआरटी ही पढ़ लो, उसी से क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब ऐसी बातें कही हैं। सो फिर भी आप एनसीईआरटी को मैं एक बार करा देती हूँ, क्योंकि कोई भी इफ्स और बट्स हम रखेंगे नहीं, मतलब हम कर लेंगे, करा लेंगे, आप करा देंगे। नालंदा किसके लिटरेचर के लिए जाना जाता था? स्पेशली बुद्धिज्म, जैनिज्म, एग्नोस्टिज्म, सिनिसिज्म, इसमें से अगर एक की बात की जाए तो किसको ऑप्ट करेंगे आप? यस, नालंदा की खासियत थी कि ये बेसिकली बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में, तभी इसमें एक चीज कही गई है, आपको याद होगा, जातक, जातक कथाओं से जानकारी मिलती है, और जातक स्टोरीज जो थी वो बुद्धिज्म का पूरा कहानी दर्शाती है, मतलब जातक कथाओं से हमें बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो है बुद्धिज्म लिटरेचर को फोकस करता हुआ था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। अच्छा, जैनिज्म नहीं था, एग्नोस्टिज्म ये अज्ञेयवाद होता है, इसमें भगवान के बारे में कंफ्यूज रहते हैं लोग। एग्नोस्टिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें people are doubtful about the existence of God, right? People are doubtful about the existence of God. Now the next point is cynicism. Cynicism, you know guys, when people criticize, cynicism का मतलब होता है निंदावाद। सो ये भी टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पूछे जा सकते हैं आपके लिए। सो ये वर्ड्स भी याद करके चलो। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपका भी ओवरऑल डिस्कशन करूंगी चीजों पे, क्योंकि अभी तक इस क्लास में जनरली मैं लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने और किसी भी एस्पेक्ट पर आपसे बात की भी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एस्पेक्ट्स बटे हुए हैं, मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ, दूसरा टीचर कोई और पढ़ा रहा था, सो आई डेंट डिस्कस एनीथिंग। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको वाकई सिलेक्ट होना है, सो वी हैव टू फोकस एंटायर थिंग्स। चलिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटीज? आपको तुरंत पता चल जाएगा कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। छाया इज सेइंग फर्स्ट। अगर आप पहले वाले ऑप्शन का फर्स्ट बता रहे थे तब तो ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? आई एम नॉट श्योर। Which statement is incorrect about Nalanda University? Actually, 100 lectures. Okay, were delivered in every day at Nalanda. So yes, option one is correct here. How many members does the family consist in chapter The Snake in Grass? The Snake in Grass में आपने देखा होगा कि एक फैमिली में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है कि एक फैमिली में इतने इतने मेंबर्स थे। जरा दिमाग लगाओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर आपको ग्रामर पढ़नी है और वोकैबुलरी पे फोकस करना है, सो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैं ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे फोकस कराती हूँ। आप वहां पे ना आ सकते हैं। हाँ, वन मदर एंड फोर सन्स, मदर तो सेम ही रहेगी। सो यस, ऑप्शन वन जो है वो सही है। द फैमिली इज कंसिस्टिंग ऑफ अ मदर एंड हर फोर सन्स, ऑप्शन ए। अच्छा, अच्छा, चलो आगे इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ देयर सर्वेंट दासा? दासा की डिमांड क्या थी? याद है डिमांड? जब उससे कहा कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो, यू आर द आइडलिस्ट, मोस्ट आइडल पर्सन इन द वर्ल्ड, मोस्ट आइडल सर्वेंट इन द वर्ल्ड, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू द स्नेक कोबरा एंटर्ड। सो उसने क्या कहा? उसकी क्या डिमांड थी? मेधावी, वो वहां पे पता चलेगा।
आप अगर देखेंगे वहां पे देन यू विल गेट टू नो व्हाट वाज द डिमांड ऑफ देयर सर्वेंट दासा। दासा को कह रहा था कि अरे कब से कह रहा हूँ कि ग्रास कटर लेके आओ, ग्रास कटर लेके आओ, तुम लोग ले ही नहीं आ रहे हो। तो ग्रास कटर के लिए वो डिमांड कर रहा। अकॉर्डिंग टू दैट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ये जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था द स्नेक इन ग्रास में, उसके अकॉर्डिंग क्या सीन था बताओ। वो क्या कहता था, इन अमेरिका 30,000 पीपल डाई और 20,000, 10,000 और 5,000, मतलब उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या था, कितने लोग मरते हैं। छाया सिंह 2, नेहा सिंह 1, वेरी नाइस। वन है। अब देखो इसमें बैक टू बैक सारे ऑप्शन जो है वन आ रहे हैं, सबका नहीं है। हाँ वो ये कह रहा था कि इन अमेरिका 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। वो अपना कैलकुलेशन, अपनी स्टैटिस्टिक्स लगा रहा था कि इसका मतलब अभी हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मर रहा होगा, ऐसा बोलता है वो। और क्या कहता है 86% पर डे ऐसे करके, है ना। वो कुछ ऐसा आइडिया निकालता है, मतलब इतने मिनट्स में इतना, मतलब पूरा गणित लगा के कहता है इसका मतलब वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड समवन विल बी डाइंग बाय स्नेक बाइटिंग। तो इस तरीके की मूर्खता वो ऐसे कर रहा होता है। कॉलेज गोइंग है ना तो थोड़ा रैशनल है, तो पूरा का पूरा पैसेज यही बताता है कि आपको रैशनल होना है। हाँ, यू आर फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो। इट इज गॉड सुब्रमण्य हु हैज कम टू विजिट यू। ये किसने कहा था, द स्टेटमेंट ऑफ एन ओल्ड बेगर डिनोट्स। ये क्या न, मतलब ये जो स्टेट, ये नहीं ओल्ड बेगर ने कहा था, ये तो इसमें दिया है। ये कह रहे हैं कि क्या डिनोट करता है, रिलीजन, सुपरस्टिशन, वर्शिप या हेरेसी। हाँ 86 पर डे ऐसे कुछ था ना। हाँ हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राकेश, नेहा, श्वेता, सैबस्टन, सारे लोग। ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि भगवान, तुम बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हो, भगवान सुब्रमण्य आपसे मिलने आए हैं। सो इसमें जो बात हो रही है ना वो सुपरस्टिशन की हो रही है। सुपरस्टिशन मतलब, सुपरस्टिशन होता है आपका अंधभक्ति एक तरीके से, ठीक है, रूढ़िवादिता या अंधभक्ति। तो सुपरस्टिशन जो है वो उसकी बात हो रही है, और पूरा का पूरा जो हमारा स्नेक इन ग्रास है वो सोसाइटी के सुपरस्टिशियस होने की तरफ इशारा करता है और उसे रैशनल बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए इस वाले टॉपिक में हमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को डाला है, क्योंकि ये इनका कहना ये है कि एजुकेशन हमें रैशनल बनाती है। सो अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम रैशनल बनेंगे, है ना, हम तार्किक बनेंगे। तो हमें रैशनल होने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। और अगर हम इलिटरेट हैं, मतलब ये उन्होंने बोला है कि, अगर बोला नहीं है मतलब ये पैसेज कर रहा है कि अगर हम इलिटरेट हैं, अगर हम निरक्षर हैं, तो हम ऑब्वियसली सुपरस्टिशन और फॉल्स बिलीफ को फॉलो करेंगे। तो सुपरस्टिशन जो है वो बेसिकली मतलब इलिटरेसी जो है वो लीड करती है सुपरस्टिशन को। सो यहाँ पे आपका रिलीजन राइट ऑप्शन नहीं होगा। रिलीजन का मतलब धर्म से है, वर्शिप का मतलब पूजा से है, और हेरेसी का मतलब धर्म विरोध से है। ठीक है। तो उस टाइम की जो मतलब एक तरीके से प्रैक्टिसेस पे उन्होंने फोकस किया है। हालांकि एक बात आपको बता देती हूँ मैं, ये अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो कुछ फेजेस में, मतलब कहीं कहीं अगर इंडिया की बात करें तो कुछ फेजेस में सुपरस्टिशन पहले से भी ज्यादा है। और इसको बढ़ाने में पता है किसका हाथ है, यू वोंट बिलीव, पढ़े लिखे लोगों का हाथ है, पॉलिटिशियंस का हाथ है। जानते हैं, लोगों को किसी पर्टिकुलर फ्रेम में बांध के रखना आजकल की पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा है। तो पता है क्या, लोग सुपरस्टिशियस हो गए हैं। जो अभी सनातन धर्म और या जो भी धर्म है, मतलब सनातन धर्म को स्पेशली मैंने इसलिए यहाँ पे बोला कि ऐसा नहीं है कि धर्म में कोई बुराई है, लेकिन कट्टरता में वाकई बुराई है। तो ये जो है, हाँ, अंधविश्वास। तो कट्टरता, देखो धर्म तो सारे अच्छे हैं, लेकिन जो अब धर्म का मतलब हो गया वो बड़ा बुरी तरीके से कट्टरता पे बेस्ड हो गया है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ, कुछ इडियम्स हैं, इन इडियम्स के बारे में जरा जानिए आप लोग। पहला इडियम है अ लोड ऑफ कॉबलर्स। अ लोड ऑफ कॉबलर्स का क्या मतलब होता है, गुड न्यूज, वेरी फेमस, रबिश, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेके आएंगे। अभी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिन पे हम आपको फोकस कराना चाहते हैं, बताइए सर। अरे एक मिनट, विजिबल नहीं है क्या गाइस अभी भी।
Visible now or not? Anamika, is it visible or not? हाँ देखो, a load of cobblers होता है रबिश यानी कूड़ा कचरा. A load of cobblers का मतलब होता है कूड़ा कचरा. ओके, ये a load of cobblers का मतलब हो गया कूड़ा कचरा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A pig in a poke. अगर कोई कहता है कि इफ यू इफ आई गिव यू एन ऑफर इट कम्स आउट अ पिग इन अ पोक, तो अ पिग इन अ पोक का क्या मतलब होगा जनरली, आप बताएंगे. हाँ, अ पिग इन अ पोक मीन्स नाउ इट इज विजिबल. ओके, टू एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग. अ पिग इन अ पोक का मतलब होता है बिना जाने किसी डील को एक्सेप्ट करना. ठीक है, बिना जाने डील को एक्सेप्ट करना, डील क्रैक करना, डील ले लेना बेसिकली. अ पिग इन अ पोक. ठीक है, नेक्स्ट. एट वन फेल सूप. एट वन फेल सूप का क्या मतलब होता है? देखो, इडियम्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आते हैं, पैसेजेस में भी मिलते हैं. एनसीईआरटी इंग्लिश सॉल्यूशंस डू फास्ट. अच्छा, ओके. आप पहले जो क्वेश्चंस अभी मैंने कराए हैं उनको भी एक बार देख लेना, आपने अभी ज्वाइन किया है शायद. हाँ, एट वन फेल सूप का मतलब होता है इन अ सिंगल एक्शन. इन अ सिंगल एक्शन मतलब एक ही बार में. इफ यू डू समथिंग एट वन फेल सूप, फॉर एग्जाम्पल, you have read the entire book at one fell swoop, that means you have done it in a single action. Next word, away with the fairies. Try to figure out the right answer. If you are away, away का मतलब दूर, with the fairies, बताइए क्या होगा right answer. If you are away with the fairies, what the right option will be? Yes, see, if you are away with the fairies, that means you are not facing the reality, because away का मतलब दूर होना. परियों के साथ दूर हो जाना मतलब परियों के साथ उनके देश में चले जाना, मतलब सच्चाई को फॉलो ना करना. ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना, स्वीकार ना करना, स्वीकार ना करना. ओके, नाउ बैक ऑफ बियॉन्ड. व्हाट इज बैक ऑफ बियॉन्ड? सी, बैक ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स परे चले जाना, किसी चीज के परे चले जाना. इसका मतलब होता है और रिली सॉरी, अ लोनली फॉरसेकन प्लेस. देखो, बैक ऑफ बियॉन्ड जहां भी आए, बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब परे चले जाना, परे चले जाना. और जब परे कोई चले जाता है, राइट, तो उसका मतलब वो अकेली जगह पर चला गया. उसके लिए अ लोनली फॉरसेकन प्लेस जो है वो राइट ऑप्शन है. अकेला जो स्थान है, अ लोनली फॉरसेकन प्लेस, वो जो है स्पेशल स्थान है. ठीक है गाइस. नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक. बाय हुक और बाय क्रुक इज दैट, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, सो यू मस्ट आंसर करेक्टली एवरीबडी. हाँ, if you're doing every like you want to qualify this exam by hook or by crook, very nice अनामिका. नहीं, नो, by hook और by crook मतलब हर हालत में, by any means, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, by hook or by crook, by any means, किसी भी तरीके से. Bandy words. What bandy words will be? To request, to argue, to give respect, to be polite. Bandy words. See, bandy words means to argue. See, if you speak bandy words to anyone, इसका मतलब आप बहस कर रहे हो. You are making arguments. बहस करना, alright? बहस करना. To argue. बहस करना. Break the ice. If someone breaks the ice, that means what someone does, try to figure out. If someone breaks the ice,
What people do? Yeah, to speak first after a long silence. When you break the ice, that means you do something with you speak after a long silence. Option three, to speak first after long silence. What is bad blood? If you if you have found bad blood in someone, that means what? Wounded, मतलब घायल हो जाना, bitter, कड़वे रिश्ते, dishonest and arrogant. क्या होगा right answer? बताओ. देखो, बैड ब्लड मतलब होता है बिटर रिलेशंस. यस, राकेश, रूपाली, क्या बताया? जिसने भी सेकंड ऑप्शन बताया है, यू गाइस आर करेक्ट. सी, बैड ब्लड मींस बिटर रिलेशंस. इफ यू हैव बैड ब्लड गाइस, अगर जैसे मान लीजिए आप दो भाई दो बहन हैं, दो भाई हैं, उनके बीच में इफ दे हैव बैड ब्लड, दैट मींस दे हैव बिटर रिलेशंस. यू नो, कड़वे रिश्ते, बिटर रिलेशंस, कड़वे रिश्ते. Alright? So, better relations. Bro beat. What is bro beat, guys? Bro beat. Hey bro, you cannot beat me. Because it's ये रेस्पेक्ट दिख रहा है तुम लोगों को, एंड रेस्पेक्ट नहीं होता. देखो, मैं आपको बता देती हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेम. ब्रोबीट जो है, ब्रोबीट का मतलब होता है बुली करना, टांग खींचना, लेग पुलिंग करना, टांग खींचना. सी सी, द पर्सन इज ब्रोबीटिंग टू दैट पर्सन. ये इसको बुली कर रहा है, एंड बुली इज अ क्राइम. ब्रोबीट मीन्स टू बुली, एंड बुली इज ऑलवेज अ क्राइम. ओके, ब्रोबीट मीन्स टू बुली, एंड दिस इज अ क्राइम. ऑलराइट, सो डोंट, दिस पे सेंटेंस बनाना है तो स्टॉप ब्रो बीटिंग मी. यू कैन नॉट ब्रो बीट एनी वन बिकॉज दिस इज अ क्राइम. नेक्स्ट वर्ड, बिट डिफाइंस. If you are bidding defiance someone, that means what you are doing. पिक्चर देख के आइडिया लगा सकते हैं. नो, इट्स नॉट. रिब्यूक नहीं होगा, उसमें होगा रिब्यूक का मतलब डांटना होता है. देखो, यू नो व्हाट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डांटना एंड बुली करना. आपको पता है, डांटना बहुत अच्छी बात होती है, बट बुली करना बहुत गंदी बात होती है. आप जब किसी से बात करते हैं, अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप उसे डांट देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आपका मेरे पे हक है. लेकिन अगर आप कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं उस पर्सन का, तो वो बुली करना होता है. बिट डिफाइंस का मतलब होता है गाइस टू इग्नोर, नजरअंदाज करना भाई, नजरअंदाज करना. ओके, इफ यू नजरअंदाज समवन, यू कैन से आई कैन नॉट बिट डिफाइंस यू. मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता भाई. ओके, सो इग्नोर, टू इग्नोर समवन. ब्लो वंस ट्रम्पेट, किसी के ट्रम्पेट बजाना. ब्लो, जहां पे वन लिखा होगा वहां पर पर्सन हमेशा अपने बारे में बात कर रहा होगा. ठीक है, तो स्वयं, वंस का मतलब क्या होता है? स्वयं की तारीफ करना. तो इसका क्या मतलब हुआ? ब्लो वंस टेम्पल मतलब स्वयं की तारीफ करना. सो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बताना. हाँ, अनामिका ठीक है, एनसीईआरटी ठीक है, नेहा गलत है, राकेश सही है. सो इफ समवन इज ब्लोइंग समवन्स टेम्पल, इसका मतलब है, हाँ, किसी को टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की तारीफ करना, टू प्रेज वन सेल्फ. ओके, बेरी द हैशिट, हैशिट बेरी करना. हैशिट का मतलब पता क्या होता है? कटार. कटार को मान लीजिए आपने दफना दिया, सो व्हाट द सिचुएशन विल बी? टू ब्रेक पीस, joint ऑपरेशन ऑफ किलिंग, टू मेक पीस, नन ऑफ द अबव. मतलब इफ यू हैव ब्रोकन द आइस तो क्या होगा? ब्रोकन द आइस बोल गई मैं. इफ यू हैव बेरी द हैशिट तो क्या होगा? एनसीईआरटी, रूपाली, मेधावी, अनामिका, सैबिस्टन, नेहा. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. यस, सी, बेरी द हैशिट का मतलब होता है शांति लाना, और इसी के जैसा एक और इडियम बन सकता है, टू टेक अप द हैशिट. टू टेक अप द हैशिट, एक ये इडियम भी है. इसका मतलब होता है टू गो फॉर अ वॉर. टू टेक अप द हैशिट का मतलब होता है टू गो फॉर अ वॉर, फॉर अ वॉर. ब्रिंग द बुक क्या होता है? ब्रिंग टू बुक लिखा हुआ है, सॉरी. ब्रिंग द बुक इज द अदर थिंग, और ब्रिंग टू बुक इज अदर थिंग. देखो, ब्रिंग द बुक का मतलब किताब लाना, और ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, पनिश करना. इसको कैसे यूज करेंगे मैं बताती हूँ.
he bring a criminal to book, या he brought a criminal, brought a criminal टू बुक। यहाँ पे बुक करने का मतलब किताब से नहीं है, यहाँ पे ये बुक जो है ये वर्ब है। ओके, सो बुक करना मतलब किसी को पुलिस के हवाले या सजा देना, सजा देना, पनिश करना। ठीक है, सो ब्रॉट टू बुक जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये ऐसे ही पूछा जाएगा, ब्रॉट टू बुक। इसमें ब्रॉट टू बुक का मतलब है सजा देना। ठीक है, ही ब्रॉट अ क्रिमिनल टू बुक, वो इस क्रिमिनल को उसने पनिश किया, सजा दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अगर आपकी स्टार्टिंग में ब्रिंग लिखा हुआ है, ये कोड पे ध्यान में देना। हाँ, ये जो स्टार्टिंग में ब्रिंग लिखा हुआ है इसका कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर टेंस। ओके, ब्लेज द ट्रेल क्या होता है? ब्लेज द ट्रेल इंपॉर्टेंट इडियम है ये, ब्लेज द ट्रेल। If you are blazing the trail, that means what you are doing. If you are blazing the trail, what are you doing exactly? If you're blazing the trail, you are going to start something new. मैं बताती हूँ, अगर आप ट्रेल ब्लेज कर रहे हो तो कुछ नया कर रहे हो। पिक्चर देखो, कुछ नया करने की कोशिश करना, कुछ नया करने की कोशिश करना। ओके, सो टू स्टार्ट अ मूवमेंट, जैसे जैसे हम आपको बताते हैं, रणवीर कपूर रणवीर सिंह वेयर्स साड़ी to blaze the trail. He always blazes the trail by wearing different kinds of outfits. By breaking the stereotypes, I always blaze the trail. Okay, कुछ नया करना, like stereotypes break करना, like जो चीजें चल रही हैं उनका वैसा वर्सा करना। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो बेसिकली हमारे नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट होता है या हमारी कंडीशनिंग से अलग होता है, तो हम उसको बोलते हैं to blaze the trail. Okay, next word है broken reed. What broken reed? It is a very important idiom. I tend to use it in my conversation. So इसको आप लोग बताओ। Continuous support, support that failed, support endlessly, or none of the above. Bring a book. ब्रिंग अ बुक का मतलब किताब लाना। बेटा रूपाली, वो अलग चीज है, वहां पे बुक नाउन है, यहाँ पर ब्रिंग टू बुक। जैसे कहते हैं वो बुक कर लिया गया, बुक कर लिया गया मतलब धर लिया गया, उसको बुक कर लिया गया कहते हैं उसको धर लिया गया, वो वाला। आया करो, जाया ना करो, रेटिंग दे के जाया करो बच्चों। कोई टीचर का मेहनत करता है, तुम नालायक। रेटिंग, हाँ, ब्रोकन रीड का मतलब होता है ऐसा सपोर्ट जो फेल हो गया। जैसे मेरे फ्रेंड्स मेरे से बोले कि इस एग्जाम में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, मैंने कहा करेंगे। एंड जैसे एग्जाम आया, उन्होंने कहा, मैंने पूछा सुनो सुनो सुनो, वो इग्नोर कर रहे हैं, नहीं सुनूंगा नहीं सुनूंगा, सुन नहीं रहे, तो दे आर ब्रोकन रीड फॉर मी। हालांकि ऐसा मैं करती थी when I was in my school, so सब मेरे से कहते थे आरती आज बताना जरूर। मैं कहती थी हाँ जरूर बताऊंगी। सो जब क्लास में जैसे ही अब मैं पेपर देखती थी और मैं खुश हो जाती थी, वाह मुझे तो सब कुछ आता है, और सबका मुंह बन जाता था और वो मेरे से पूछते थे कि आरती 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 बताना। मैं एकदम ऐसे बिहेव करती थी जैसे मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस मेरे को मेरा पेपर दिखाई दे रहा, और बिल्कुल इधर उधर भी नहीं देखती थी। और जब लास्ट टाइम आता था, जब मतलब 2-3 मिनट बचे